तो बिहार में अभी इलेक्शन का जो है सो स्टार्ट होने ही वाला है, विधानसभा चुनाव 2025। और इस बार थोड़ा सरगर्मी कुछ ज़्यादा है। नए वोटर 12% जुड़े हैं, पहली बार वोट करने वाले। और हम लोग एक यात्रा में हैं अभी छातापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा में। तो व्यक्तिगत हम लोग कोई पार्टी से तो नहीं हैं, तो अलग अलग हैं, मतलब किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो एक एरिया का व्यू लेने का हम लोगों का पर्पस है। तो हम लोग अभी अलग अलग विचारधारा में सभी लोग हैं। तो पहले शुरू करते हैं, हम लोगों के साथ हैं कमल नारायण बाबू। इनका घर है आपको छातापुर के पास कहीं, और खिखरी पट्टी रतनपुरा पंचायत, दो जगह इनका घर है। और ये जन सुराज के समर्थक हैं और शायद बूथ प्रबंधक भी। तो इनसे जन सुराज के बारे में सुन लेते हैं पहले। तो कमल नारायण बाबू। हाँ सर, जो आप अभी हम लोगों से जो है जिस तरह की विचार हो रही है, तो इस पर जो है सो पूरा बिहार में तो जन स्वराज का जैसा माहौल बन रहा है, जैसा जो है सो समय अभी आ रहा है, तो उस हिसाब से तो हम लोग जो है सो बहुत आगे निकल रहे हैं। आज जिस तरह से युवक का रुझान है, युवक तो इस तरह से सोच रहे हैं कि हम लोगों को जो रोजगार और शिक्षा दो चीज़ पर जो है सो एकदम स्वच्छता मिले, और वो जो है सो जन स्वराज में दिखाई पड़ता है। देखिए, जहाँ तक पार्टी के सवाल है, कांग्रेस को भी हमने देखा, राजद को भी हमने देखा। तो अभी जो नीतीश की सरकार है, इसमें सड़क भी ठीक ढंग से है, चारों तरफ बिजली का भी ठीक ढंग से सफाई हो रहा है। तो मान लीजिए अभी जैसे पहले अन्य सरकार में कभी किडनैपिंग होता था, तो कहीं डकैती होता था, हाँ, लेकिन अभी सारा चीज़ बंद है और विकास तो हो रहा है। चारों तरफ गली कूची घुस जाइए, जहाँ पैदल जाना मुश्किल था, वहाँ 4 चक्का लेकर चले जाइए, या जो साधन हो चले जाइए, हाँ चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक है अगल बगल और छोटी मोटी पार्टी, वो सब कोई बात नहीं है। अब काम धाम से आता है, लेकिन फिर लुप्त हो जाएगा। इलेक्शन समाप्त होगा, फिर लुप्त हो जाएगा। इसीलिए अभी नीतीश का जो सरकार है ठीक ढंग से। तो नीतीश जी का 3 मुद्दा हमने आपको प्रकाश में लाया। अब चौथे मुद्दे पे हम लोग आते हैं, इनकी माइनस पॉइंट जो इनकी निगेटिविटी है और अभी है, कि इस बार का इलेक्शन 3 भाग में डिवाइड है। तो एक लेफ्ट फ्रंट, दक्षिण पंथ। तो अब नीतीश जी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन या धर्मनिरपेक्ष पार्टी के मुखिया एक तरह से नहीं माने जाएंगे जनता के नज़र में, आफ्टर बफ बिल सपोर्ट्स। तो इसके बाद ये हो गए दक्षिण पंथी, यानी कि आपके एनडीए, भाजपा, चिराग पासवान जी और उनका। तो चलिए, एक विचारधारा। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट, लालू जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ। अब तीसरी विचारधारा के बात करते हैं, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी है, प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज पार्टी। तो उन्होंने अपने बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट के आधार पर छोटे से क्षेत्र को अगर देखा जाए तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पहले चरण के चुनाव प्रचार में एक तरह से उन्होंने बढ़ती प्राप्त कर लिया। लेकिन उनके बारे में अभी सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि पब्लिक के नज़र में अभी तक उनकी आइडियोलॉजी क्लियर होके नहीं आई है। वो बेरोजगार, अच्छा प्रशासन, लाभ कार्ड, ये सब नारा तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर सरकार में वो आएंगे क्या, कैसे, उनकी विचारधारा क्या है? क्योंकि कभी तो वो दक्षिण पंथ के साथ खड़ा रहे हैं, कभी राइट पंथ के साथ खड़ा रहे हैं, और आजकल अपने आप को नेशनल पिच पर 80 किलोमीटर के स्पीड में भाग रहे हैं। तो आखिर जनता क्या सोचे, उनकी विचारधारा क्या है? लेफ्ट समर्थन है, राइट सपोर्टेड है, या कम्युनिज्म सपोर्टेड है? ये उन्होंने अभी तक अपने विचारधारा को क्लियर नहीं किए।
और जिस तरह से रोज़गार के मुद्दा को उठा रहे हैं वो उतना प्रभाव उनका नहीं दे रहा है, क्योंकि बिहार में अब रोज़गार की वो बात नहीं रह गई। जैसे कि रोज़गार और भ्रष्टाचार ही यहाँ सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ के जीडीपी को हिंदुस्तान में टॉप लेवल पर ले जा चुके हैं। हमारे स्टेट में माइनिंग इनकम नहीं है, हमारे स्टेट में कोई खान्स नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का हमारे यहाँ रेवेन्यू आने का सोर्सेस नहीं होने के बावजूद हमारी जीडीपी 10% से 18% के बीच तक गई है। यह अपने आप में विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि नीतीश सरकार की है। तो इसीलिए ये मुद्दा सरकार इनको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनका व्यवस्था अच्छा है, इनकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर ज़मीन पर वो क्या आकार लेगी यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सर्वे यही दिखाती है कि इनकी आइडियोलॉजी को क्लियर नहीं होना, इसलिए जनता ऊफा में है। कभी शक होता है लोगों को कि ये बीजेपी के सपोर्ट में है, कभी शक होता है लोगों को ये राजद के सपोर्ट में, कांग्रेस गठबंधन के सपोर्ट में है, कभी लगता है तटस्थ हैं। तो तटस्थ के लिए इनका मुद्दा पावरफुल नहीं है। तो हम लोग अभी छातापुर मार्केट से निकले हैं, छातापुर एरिया का पूरा विजिट करते हुए। तो यहाँ के बारे में एक अनसुनी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ जो पुराने ज़माने में रियासत हुआ करती थी, तो वो उसके जो अंतिम वारिस थे तो वो थे 3 भाई और 1 बहन। तो सबसे बड़े जो थे वो थे सुरपत सिंह, उनसे छोटे गणपत सिंह और उनसे छोटे नरपत सिंह, नहीं सॉरी प्रताप सिंह, और बहन का नाम था देवी सिंह। तो उस समय की लोगों की कितनी बेहतरीन सोच थी जिस समय में कि पुल नहीं थी, बिजली नहीं थी, शहर बसाना तो दूर की बात है, गांव बसाने के बारे में भी लोग नहीं सोचता था। तो ये तीनों भाई ने अपने प्रॉपर्टी को जब अलग अलग हिस्से में बांटा गया, तो जो जगह जिनके एरिया में मिला उन्होंने उसको शहर या गांव आबादी बसाने के तरफ काम किया, और उसके लिए जो भी उस समय के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरा किया। तो और उन लोगों के नाम से ही इस शहर गांव का कस्बा का नाम रखा गया। अब मैं डिटेल से बताता हूँ। छातापुर मार्केट पहले सुरपतगंज कहा जाता था। तो बड़े भाई सुरपत सिंह जो थे उनके नाम से था छातापुर, बाद में इसका नाम बदल गया। वैसे अभी भी यहाँ के हाई स्कूल, कॉलेज ये सब उन्हीं के नाम पर काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। मेन मार्केट के अंदर जो हाई स्कूल है वो भी मिलेंगे। और उनसे छोटे भाई जो गणपत सिंह जी थे उनके नाम पर गणपतगंज शहर बसाया गया। तो गणपतगंज शहर में अभी कुछ दिन पहले तक इनके फैमिली का दफ्तर कार्यालय था, वहाँ भी आपको उनके छोटे भाई के नाम से मिल जाएगा आपको कई सारे चीज़। तो इन्होंने स्कूल, कॉलेज ये सब बनाया। और जो सबसे छोटे भाई थे उनके प्रताप सिंह जी, उनके हिस्से में जो एरिया आया था उसको उन्होंने बसाया प्रतापगंज के नाम से। तो वहाँ भी जो भी स्कूल, कॉलेज सब उन्हीं के नाम पे है। और उन्होंने स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, हाट लगा। तो जितने भी उस समय के अनुसार गांव, शहर, कस्बा बसाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी वो तीनों भाई ने पूरा किया। और उनके देखा देखी जो उनकी बहन थी देवी सिंह जी, उन्होंने भी देवीगंज नाम से अपने जगह को डेवलप कर दिया। तो ये एक इस विधानसभा की स्टोरी है जो अनकही, अनसुनी है, और ये हम आप लोगों के बीच में लाए हैं।